विज्ञान के सेशन में स्वागत है। ऊर्जा के स्रोत हम लोगों ने ये चैप्टर पूरा समझ लिया है। आज हम लोग इसके प्रश्न और उत्तर डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं, पारंपरिक क्या हैं, वैकल्पिक क्या हैं और उनके क्या क्या डिफरेंट टाइप के हैं और कैसे उनका हम यूज कर सकते हैं अपनी एनर्जी जनरेट करने में। तो थोड़े प्रश्न और उत्तर के साथ हम लोग देखते हैं कितना हमें चैप्टर समझ में आया और किस प्रकार हमें उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले जो आज का हमारा प्रश्न है वो है, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? कैसे हम कैटेगराइज करते हैं कि ये अगर कहें तो दिस इज द बेस्ट सोर्स, अगर हमें एनर्जी से रिलेटेड बात करनी है। तो ऊर्जा के उत्तम स्रोत को हम कैसे देखते हैं, कैसे उनको पहचानते हैं कि प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। आपको याद होगा जब हमने ये सेशन करा था तब ये मैंने इसको डिस्कस भी किया था कि इनका प्रति एकांक आयतन वॉल्यूम और प्रति एकांक द्रव्यमान मींस मास ये अधिक कार्य करें तब हम इनको कहते हैं ये ऊर्जा का उत्तम स्रोत है, जो आसानी से उपलब्ध हो, जिसमें हमें आसानी से हमें कोई ज्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़े। मेहनत से रिलेटेड है कि अगर हमें बहुत ज्यादा एक टाइप की एनर्जी सोर्स को लेने में हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, हम उसमें बहुत लागत लगा रहे हैं, तो वो हमारे लिए यूटिलिटी वाला नहीं होगा। तो हमारा जो आसानी से उपलब्ध हो, भंडारण तथा परिवहन में आसान हो, जिसका हम लोग अच्छी तरीके से एक स्टोरेज कर सकें, उसमें हमें किसी टाइप का अगर कहें तो मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी इतनी ज्यादा नहीं हो, तब हम कहेंगे कि ये ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। वो सस्ता हो, तो जहां हमारा के अगर कोई चीज हमारी कॉस्ट वाइज अगर हमें वैल्यू तो बहुत अच्छी मिल रही है लेकिन उसमें कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लग रही है, तो कहीं हमारा बैलेंस बिगड़ रहा है, तो वो सस्ता हो। और जो एक आखिरी पॉइंट हम देख रहे हैं कि वो प्रदूषण ना फैलाए। आजकल जो हमारा टाइम चल रहा है इसमें पॉल्यूशन प्रदूषण एक बहुत ही कहीं क्रिटिकल चीज चल रही है, क्योंकि हमें एनर्जी सोर्स तो बहुत मिल रहे हैं लेकिन वो जब हम यूज करते हैं उनसे धुआं उठता है या वो उनका कोई ना कोई वेस्ट प्रोडक्ट हमारे एनवायरनमेंट में मिक्स हो रहा है, जिससे हमारा पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। और वो जो पॉल्यूशन है प्रदूषण है, तो जो सोर्सेस हैं एनर्जी के उनको अफेक्ट कर रहा है, तो और हमारे स्वास्थ्य को भी अफेक्ट कर रहा है, तो कहीं एक हमारे लिए बहुत नुकसानदेह बात हो जाएगी। तो अगर ये सारी चीजें पूरी हो रही हैं तब हम कहेंगे ये एनर्जी का बहुत अच्छा स्रोत है, ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है। दूसरा एक आता है उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? उत्तम ईंधन के निम्नलिखित गुण होने चाहिए, दहन के बाद प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक ऊष्मा मुक्त हो, ये आसानी से सस्ती दर पर उपलब्ध हो। तो देखिए हमें सस्ती यहाँ पे भी हम कॉस्ट की कर रहे हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, जलने पर ये अत्यधिक धुआं नहीं क्रिएट करे। इसका क्या अर्थ हुआ कि वो फिर अगर देखें तो प्रदूषण से हमें बचाकर रखे, इसका ज्वलन ताप उपयुक्त हो तथा ऊष्मीयमान अधिक हो। तो जैसा पहले भी हमने देखा था कि ये जो ईंधन और ऊर्जा के स्रोतों की जब हम बात करते हैं बहुत कुछ ये सिमिलर है, क्योंकि ईंधन से ही हमें ऊर्जा मिल रही है। और वो जो ऊर्जा स्रोत है, तो वो जो ऊर्जा स्रोत में एक कोई प्रकार का ईंधन आ जाएगा, तो वो अगर देखें तो ये दोनों काफी कुछ सिमिलर चीज है। लेकिन हम थोड़ा सा इनके जो हमने जब पॉइंट्स देखे तो प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक ऊष्मा मुक्त हो, मीन्स हम जो एनर्जी सोर्स हम जो ईंधन ले रहे हैं उससे हमें एनर्जी बहुत अच्छी मात्रा में मिले, ये एक इसका बहुत अच्छा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, यदि आप भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों? तो ये मेन हम ये चीज देख रहे हैं कि मीन्स हमारा जो खाना बनाने का प्रोसेस है, जो उसको गर्म करने का प्रोसेस है, उसमें हमें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम एलपीजी गैस या विद्युतीय उपकरण का उपयोग करेंगे। एलपीजी गैस तो वही हो गया जो हमारा गैस जो हम बर्नर यूज करते हैं। विद्युतीय उपकरण जैसे माइक्रोवेव हो गया, हीटर हो गया, ओटीजी हो गया, तो ये जो हमारे आ गए हैं, तो ये हमारे सोर्सेस है जिससे हम अपने खाने को गर्म कर सकते हैं या उसको जो हमारे पास रॉ मटेरियल है उसको खाने के कैटेगरी में ला सकते हैं। तो इससे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती हो,
तो अब जो हमारा सोर्स है तो हमें हीट चाहिए, क्योंकि हमें अपनी सब्जी को गर्म करने के लिए, उसको गलाने के लिए हमें हीट चाहिए। और तो ये अब ध्यान फिर से हम देख रहे हैं कि ये धुआं का, क्योंकि जहाँ फ्यूल की बात है वहां पे धुआं की बात आएगी, प्रदूषण की बात आएगी। तो जब हम इसका दहन कर रहे हैं, कोई चीज जला रहे हैं, तो उससे धुआं नहीं उत्पन्न होना चाहिए। क्योंकि जैसे हम चूल्हे की बात करते हैं, लकड़ी जलाते हैं, उपले जलाते हैं, तो कितना धुआं होता है। वो आसपास के वातावरण जो खराब हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन जो वहां पे उपस्थित लोग हैं, जो बना रहे हैं या वहां बैठे जो खा रहे हैं, वो भी वो धुआं लेते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा एक हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ये आसानी से उपलब्ध हो तथा इनका उपयोग ये आसानी से उपलब्ध हो तथा इनका उपयोग सुगमता पूर्वक किसी भी समय किया जा सके। तो ये देखिए, ये हमने करा है। जैसे हमने सोलर एनर्जी की बात करी थी, हमने टाइडल एनर्जी की बात करी थी। तो जब हमारे पास ऐसे हमारे पास सोर्सेस हैं, लेकिन ये हमें जब सूर्य है तभी हम उसका उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि हमारा जिस समय हो, बारिश हो, धूप निकली हो, या ठंडी हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, कोई भी समय हो, हमारे पास वो सोर्स हो जिससे हम उसका यूज कर सके। ये नहीं है कि हमें कोई कार्य करना है तो हमें सुबह तक उसका वेट करना पड़े। तो ये अगर कहें तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एनर्जी सोर्स होना चाहिए, और जैसा हम लोग कहते हैं 24/7 365 डेज हमें अवेलेबल होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, जीवाश्मी ईंधन की क्या हानियां हैं। तो जो जीवाश्म फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, वो अगर देखें तो वो हम उन पे डिपेंडेंट भी हैं, लेकिन उनकी कुछ हानियां भी हैं। वो हानियां क्या हैं? जीवाश्मी ईंधन को बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, और इनका जो, अगर हम कहीं भंडारण जो इनका, अगर हमें कहीं उनको रखना है, तो वो भी एक सीमित है। अगर देखिए पेट्रोल, तो एक हमारे पास पेट्रोल पंप होता है, तो कभी कभी होता है पेट्रोल पंप में होता है कि पेट्रोल नहीं है, तो मीन्स उनका स्टोरेज, तो वो सब एक लिमिटेशन हो जाती है। तो ये जो एक तो सबसे ज्यादा बात है कि इनको करोड़ों वर्ष, तो वो जो एक प्रोसेस है, तो ये एक, अगर कहीं हमारा साइकिल नहीं चल रहा है कि हम यूज करते जाए वो चीज अवेलेबल हो, वो जो हम थोड़ी इतनी भी अगर 1 लीटर यूज कर रहे हैं, तो वो कितना टाइम लगा होगा उसको बनने में। और आगे जब हमें आज से 100 साल बाद जब ऐसा ईंधन चाहिए होगा, तो और जो है, जब हमारे देख रहे हैं हमारे पेड़ पौधे, हमारे जीव जंतु की संख्या कम होती चली जा रही है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि आज के समय अगर कोई प्रोसेस स्टार्ट होगा तो करोड़ों वर्ष बाद वो हमें उसका फल मिलेगा। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, और ये एक बहुत, अगर कहें तो एक इसका ड्रॉबैक भी है। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के अनवरीकरणीय स्रोत। जीवाश्मी ईंधन जलाने से वायु प्रदूषण होता है। तो देखिए, एक तो हमारा ये रिन्यूएबल सोर्स नहीं है कि हम यूज करा और फिर से हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमने विंड एनर्जी का देखा था, वायु का देखा था, जब पवन चक्की की बात करी थी, विंड मिल की बात करी थी, कि हवा का झोंका आया, वो चली, और हवा आगे चलती चली गई, ये नहीं वहां पे हवा की मात्रा कम हो गई। तो ये एक रिन्यूएबल सोर्स आ गया। पानी की टाइट हमने करी, पानी गया, वो पानी फिर हमारे काम में आ गया। लेकिन जो ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ये रिन्यूएबल नहीं होते हैं, ये यूज हो गए, वो खत्म हो गए, हमें नए चाहिए। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। और जब ये जलते हैं तो धुआं क्रिएट होता है, इससे पॉल्यूशन फैलता है, और वायु में कार्बन की मात्रा बढ़ने के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव भी होता है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव हमने कहाँ देखा था एक और? बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। सोलर कूलर की जब बात करी थी, कुकर की, सॉरी, सोलर कुकर की जब बात करी थी, कि जब हमने उसको ब्लैक बॉक्स में ऐसे रखते हैं कि अंदर जो उसकी जो हीट है वो अंदर ही रहे, बाहर नहीं जाए, जिससे हमारा खाना पक सके। तो लेकिन ये जो हमारा, जब ये ऐसे, जब गैसेस बनती हैं और वो ऐसी एक थिक लेयर बना देती हैं कि जो अर्थ की जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाती, इससे अगर कहीं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो ये जो, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं, कि अर्थ की जो हीट है वो बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं जा पा रही है।
एक और आज का प्रश्न है वो है, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? तो एक हमने पारंपरिक देखे थे, अब जो वैकल्पिक की क्या नीड पड़ गई है, क्यों हम इन सोर्सेज जैसे सोलर की, हम टाइडल एनर्जी की बात कर रहे हैं, इन पर क्यों हम लोग या न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं, इस पे हम लोग क्यों जा रहे हैं? तो ये हम जानते हैं कि जो हमारा फॉसल फ्यूल है, ये अनवरीकरणीय स्रोत है, मीन्स ये रिन्यूएबल नहीं हो सकता है, और इनको बनाने में हमें क्या है, एक करोड़ों वर्ष लगते हैं इनको, और ये लगातार हमारे, अगर हमें इन पर डिपेंडेंट रहना है तो लगातार ये बनने भी चाहिए। और पृथ्वी के अंदर जो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सब क्या है, सीमित मात्रा में मौजूद है। तो यदि हम इनका जैसे हम जिस, अगर कहें, जिस वे में हम लोग इसका यूज कर रहे हैं और जिस तरीके से और जितनी क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं, तो इससे ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। और इसलिए हमें एक वैकल्पिक स्रोत चाहिए कि हम थोड़ा इन पे डिपेंडेंट रहें, थोड़ा वैकल्पिक पे रहें। तो एक टाइप से कहें कि जो हम, ये जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनको हम थोड़े और टाइम के लिए अपने, अगर कहीं इस धरती पर चला सकते हैं। तो जैसे अगर हम सोलर कुकर की बात करें, तो अगर हमारे धूप है और हम उसको उस समय यूज कर लें, तो उस समय जो हम अपने जो फ्यूल यूज कर रहे हैं, जो गैस एलपीजी यूज कर रहे हैं, वो हमारी बच जाएगी। तो अगर हमने दिन का आधा काम, अगर हमने सोलर एनर्जी को यूज करके कर लिया, तो उतना अगर हमारा फ्यूल बच गया, तो आप अपने घर पे सोच लीजिए कि आपका जो सिलेंडर है, जो 1 महीने चलता है, आपने उसका यूज आधा कर दिया, तो वो आधा महीने और एक्स्ट्रा चल सकेगा। ऐसे अगर हर घर में हम ये चीज चेंज लाएं, तो कितनी ज्यादा क्वांटिटी में हम अपना ये जो फॉसिल फ्यूल है, इसे सेव कर सकते हैं। तो इस पे जरूर आप ध्यान दीजिएगा। एक और प्रश्न है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण, अवतल, उत्तल या समतल, ये कौन सा सबसे अच्छा माना जाएगा? तो देखिए, हमने जो लाइट में पढ़ा था, ये सारे दर्पण पढ़े थे, अवतल, उत्तल और समतल। तो अब आप क्या सोचते हैं कि इसके लिए कौन सा होगा? इसके लिए सबसे अच्छा अवतल दर्पण होगा, क्योंकि ये एक बिंदु पे सारी रेस को उसका फोकस बनाता है। और जब सारी, अगर लाइट रेस एक जगह आके फोकस हो रही हैं, तो वो ज्यादा हीट जनरेट करेंगी, और ज्यादा हीट जनरेट होगी तो जो हमारे कार्य करने का जो प्रोसेस है, या किसी चीज को जो, जिसके लिए हमें हीट चाहिए, उसको चाहे गर्म करना है या पकाना है, तो उसको उतनी ज्यादा हीट मिलेगी, और वो जो हमारा एक, जिस पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं, वो कार्य हमारा बहुत आसानी से बहुत जल्दी हो सकेगा। तो ये हमारा सौर कुकर में, हमें याद रखिए, अवतल दर्पण होना हमारे लिए अच्छा रहेगा। और हमारा पुराना कॉन्सेप्ट आ गया लाइट रेस वाला। तो आज हम लोगों ने थोड़े से प्रश्न और उत्तर के साथ देखा, समझा कि जो चीज हम पढ़ते हैं, बहुत कुछ वो ऐसे ही प्रश्न रूप में पूछी जा सकती है। तो जितनी स्लाइड्स हैं, वो आपके लिए एक टाइप से उतना मैटर रखा जाता है कि आप उसको अगर समझ लिया, आप जो प्रश्न के उत्तर है वो आसानी से दे सकते हैं। अगला एक और सेशन है इस चैप्टर के लिए, जिसमें थोड़े से और प्रश्न उत्तर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं थोड़े प्रश्न और उत्तर के साथ। तब तक इन आंसर्स को लर्न करिए।